Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comments, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. 5 जुलाई 2024 महाराष्ट्र पुणे डिस्ट्रिक्ट के मावल तालुका में रहने वाले एक परिवार को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसकी उन्होंने आज तक कल्पना भी नहीं की होगी। घर की सबसे बड़ी बेटी शमरीन निसार, जिसकी उम्र 24 साल की थी, वह शाम के तकरीबन 4 बजे अपने दोनों बेटों के साथ किसी काम के सिलसिले में घर के बाहर निकलती है, जिसमें कि बड़े बेटे निशांत की उम्र 5 साल की थी और छोटे बेटे निशार की एज केवल 3 साल की ही थी। इन बच्चों के पिता कतर में रहकर काम किया करते थे, इसलिए समरीन ज्यादातर टाइम अपने मायके में ही बिताया करती थी, क्योंकि इंडिया से जितने भी लोग बाहर दूसरे कंट्री में काम करने जाते हैं तो उनका पासपोर्ट और वीजा एक सर्टेन टाइम के लिए बना होता है कि वो 1 या 2 साल के अंदर काम को छोड़कर अपने देश वापस जा ही नहीं सकते हैं। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे, तब भी उनमें से कोई भी वापस घर लौटकर नहीं आता है और जब समरीन के परिवार वाले उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं तब उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। यह उनके साथ पहली बार हो रहा था जब उनकी बेटी बिना किसी को कुछ बतलाए घर के बाहर इतनी देर तक निकली हो, वरना अक्सर ऐसी हालातों में समरीन उन्हें कॉल पर पहले ही ये बतला दिया करती थी कि आज उसे वापस लौटने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। माँ बाप के दिल की धड़कन किसी अनहोनी की आशंका से बढ़ने लगती है और बढ़ती चिंता के साथ वह समरीन के दोस्तों से भी उसके बारे में पूछना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह रही कि आज के दिन उसमें से किसी ने भी उसके साथ मुलाकात नहीं की थी और ना ही उसके बच्चों को आज किसी ने पार्क में खेलता हुआ देखा था। 6 जुलाई सुबह के तकरीबन 4 बजे समरीन के पिता तलेगांव MIDC पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि बीते कई घंटों से उनकी बेटी लापता है। इस मामले में 2 बच्चे भी शामिल थे, इसलिए केस की गंभीरता को देखते हुए सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप रनवार, सब इंस्पेक्टर विलास गोसावी और कांस्टेबल अनमोल भादवाड़ फौरन एक सर्च ऑपरेशन चालू करके उन्हें हर जगह ढूंढना चालू कर देते हैं। लेकिन जब इसी दौरान उन्होंने समरीन के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल चेक की, तब जाकर सभी के सामने गजेंद्र जगन्नाथ दगड़खेर नाम के शख्स का चेहरा सामने निकल कर आता है, जिससे कि बीते कई महीनों से वो कांटेक्ट में थी। गजेंद्र तलेगांव के वराले में अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहा करता था और पैसे से वो एक ड्राइवर है। बट गौर करने वाली बात यह है कि समरीन के माता पिता के लिए गजेंद्र एक अनजान व्यक्ति है, जिसके बारे में उनकी बेटी ने कभी उन्हें कुछ नहीं बतलाया। रिपोर्ट के अनुसार 5 जुलाई को समरीन ने लास्ट टाइम 7:35 पर गजेंद्र को ही कॉल किया था। इसके बाद उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो जाता है। पुलिस वालों को भी अभी तक जितने भी एविडेंस मिले थे उन सभी में शक की सुई गजेंद्र की तरफ ही जा रही थी। कहीं ना कहीं समरीन के गायब होने में उसका भी हाथ हो सकता है, लेकिन ये शक यकीन में तब बदल जाता है जब पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करना चालू कर देते हैं, जहां वो स्टार्टिंग में तो कुछ भी साफ साफ नहीं बता रहा था कि वह समरीन से घंटों घंटों क्यों बात किया करता था और अचानक से 5 जुलाई के बाद उसने दोबारा से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश तक क्यों नहीं की। तब जाके पुलिस वाले उसके सामने काफी सख्ती से पेश आने लगते हैं, जिससे कि गजेंद्र डर के मारे उन्हें पूरी सच्चाई बतला देता है कि उसने समरीन को बहती नदी में फेंक दिया, जिसमें कि गजेंद्र का एक दोस्त रविकांत गायकवाड़ भी शामिल था। लेकिन जब पुलिस वाले उससे समरीन के दोनों बच्चों के बारे में पूछते हैं, तब जाकर गजेंद्र सभी के सामने एक ऐसी काली सच्चाई का खुलासा करता है जो कि आपको अंदर से झंझोर के रख देगा। या तो आपके जहन में हजारों सवाल छोड़ जाए कि भला एक इंसान इन मासूम बच्चों के साथ भी इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है। दरअसल आज से तकरीबन 2 साल पहले गजेंद्र की मुलाकात समरीन से हुई थी और उसे यह चीज पहले से ही मालूम थी कि उसके 2 बच्चे हैं और उसका पति ज्यादातर काम के सिलसिले में इंडिया के बाहर रहता है। भले ही समरीन शादीशुदा थी, तब भी वह अपनी जिंदगी के एक ऐसे उम्र से गुजर रही थी जहां हर किसी को अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए किसी फ्रेंड या पार्टनर की चाह होती है, जिससे कि बातें कर कर उसके दिन भर की सारी इरिटेशन दूर हो जाए। हालांकि दुनिया में बाकी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपने माइंड को कंट्रोल करके भी काफी खुश है, लेकिन यह चीज समरीन के केस में अप्लाई नहीं होती है। वो अपने पति के गैर मौजूदगी में काफी अकेला महसूस करने लगती थी और इसी चीज का फायदा उठाकर गजेंद्र उससे नजदीकियां बढ़ाने के लिए रोज पार्क में आकर उसके दोनों बच्चों के साथ खेलने कूदने लगता।
ताकि वह ज्यादातर उसकी आंखों के सामने रहे एंड उसकी ये ट्रिक काम कर जाती है। अब समरीन के लाइफ में उसके पति के अलावा कोई और भी आ चुका था जो कि उसे अटेंशन दे रहा था। फिर धीरे धीरे कर उन दोनों में बातचीत होने लगती है और समय के साथ उनके बीच में बंधी ये दोस्ती की डोर प्यार के रंग में रंग जाती है। गजेंद्र का घर भी मावल के नजदीक में ही पड़ता था, इसलिए हर दूसरे दिन वो एक प्राइवेट पैलेस डिसाइड करके आपस में मिलने आ जाया करते थे। ज्यादा डिटेल में बताऊं तो उन्हें एक दूसरे को जाने बस कुछ ही वक्त होते हैं कि वो लोग फिजिकल होना भी स्टार्ट कर देते हैं। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा था और उनके इस रिलेशनशिप के बारे में किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक समरीन घबराती हुई गजेंद्र को कॉल करती है और उसे अपने प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाती है। इतना सुनते ही गजेंद्र काफी घबरा जाता है कि अगर यह बात गलती से भी बाहर निकल कर आ जाएगी तब आगे चलकर होने वाले हंगामे के बारे में वो अपने वाइफ को क्या जवाब देगा। दूसरी तरफ समरीन का भी यही हाल था कि वह अपने हस्बैंड को क्या जवाब देगी, जो कि बीते पिछले 2 सालों से उसकी बेहतर जिंदगी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। इसलिए वह उस बच्चे का अबॉर्शन कराने का डिसीजन लेते हैं। 28 जून को समरीन अपने माता पिता से कहती है कि उसे 6 जुलाई को अक्कलकोट अपनी 12th की एग्जामिनेशन की फॉर्म भरने जाना है और वहीं से होते हुए वह सांगली अपने ससुराल चली जाएगी। फिर 5 जुलाई को समरीन शाम के तकरीबन 4 बजे अपने दोनों बेटों संग अपने माता पिता से यह प्रॉमिस कर घर से बाहर निकल जाती है कि वह अक्कलकोट पहुंचते ही उन्हें कॉल कर देगी। लेकिन जैसे ही उसके पिता उसे बस स्टॉप पे छोड़कर वापस घर लौटते हैं तब वह अक्कलकोट जाने के बजाय गजेंद्र के एक दोस्त रविकांत गायकवाड़ के साथ एक कार में बैठकर कलम्बोली की ओर निकल पड़ती है और इसी दौरान उसने अपने मोबाइल फोन को भी स्विच ऑफ कर दिया था ताकि उसके घर वाले दोबारा से उसे कांटेक्ट ना कर पाए। फिर 7 जुलाई को कलम्बोली में स्थित अमर हॉस्पिटल में इलीगल तरीके से डॉक्टर अर्जुन शिवप्पा पॉल द्वारा उसके बच्चे का अबॉर्शन कराया जाता है, जिसकी एज 4.5 महीने की थी। लेकिन ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के चलते समरीन और उसके पेट में पल रहे बच्चे की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर इस अपराध को छुपाने के लिए अबॉर्शन कराने वाले एजेंट लेडी और डॉक्टर अर्जुन रविकांत के साथ मिलकर एक समझौता करते हैं और समरीन की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगते हैं और उसकी डेड बॉडी को एक एम्बुलेंस में रखकर वापस कलम्बोली ले जाते हैं। फिर रात के तकरीबन 1 बजे गजेंद्र समरीन की डेड बॉडी को एक बोरी में भर इंद्राणी नदी में ले जाकर फेंक देता है, जो कि पश्चिमी घाट से होते हुए बहती है। लेकिन तभी बोरे की रस्सी खुलने से समरीन का चेहरा बाहर निकल आता है। तभी अपनी मां की ऐसी हालत को देख उसके दोनों बच्चे जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि गजेंद्र परेशान होकर उन दोनों बच्चों के हाथ पैर को एक रस्सी से बांध देता है। फिर उनकी मां की डेड बॉडी के साथ ही उन्हें पानी में जिंदा फेंक देता है, जिन्हें शुरू से लेकर अंत तक यह भी नहीं पता था कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। उनके लिए तो गजेंद्र और रविकांत एक अच्छे वाले अंकल थे जो कि उन्हें हमेशा चॉकलेट लाके दिया करते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन यही प्यारे अंकल एक शैतान का रूप लेकर उनकी जान ले लेंगे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस वाले रविकांत के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि एक कविता शैलेंद्र नाम की लड़की है जिसने उनकी पूरी मदद की थी, जिसने रविकांत को अबॉर्शन कराने वाली एजेंट लेडी उषा बुधमन तक पहुंचाया था। लेकिन जब तक पुलिस वाले समरीन और उसके दोनों बच्चों की डेड बॉडी को पानी में ढूंढना चालू करते, उससे पहले ही पुणे में इतनी जोर से बारिश होने लगी थी कि अब इंद्राणी नदी अपने उफान पे आ जाती है, जिसके बाद अब उन तीनों की डेड बॉडी तक मिलना नामुमकिन हो चुका था। लेकिन तब भी एनडीआरएफ की टीम अपना लास्ट दाव आजमाने के लिए नदी के 6 से 8 किलोमीटर के दायरों में प्रोफेशनल गोताखोरों को काम पे लगा देती है। बट यहाँ पे लाख कोशिश करने के बाद भी उन तीनों में से किसी एक की भी डेड बॉडी उन्हें नहीं मिलती है। या तो उनकी लाश को पानी में मछलियों ने खाया होगा, नहीं तो वह धारा के साथ बहकर कहीं दूर चली गई होगी। पुलिस वालों ने अमर हॉस्पिटल को सीज कर डॉक्टर अर्जुन और एजेंट लेडी उषा बुधमन के ऊपर भी इलीगल तरीके से अबॉर्शन कराने के आरोप में केस दर्ज कर दिया है। बट यहाँ पे मैं खुद कह सकता हूँ कि इनके साथ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है और हम जानते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं। बात रही इस केस की, तो आज 6 मार्च है जिस दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और आज भी ये केस पेंडिंग में चल रहा है एंड ना जाने कितने सालों तक ये ऐसे ही चलता रहे।